हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि अरब मीडिया जो है, बेसिकली वो इराकी मीडिया था, वो कैसे पोर्ट्रे करता है इंडिया को। वो मैंने आपको दिखाया था और उसी वीडियो मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऐसा भी एक वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पे इजराइल मीडिया कैसे पोर्ट्रे करता है इंडिया को, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज देख लेते हैं कि इजराइल मीडिया जो है वो कैसे पोर्ट्रे करता है इंडिया को। और ये बेसिकली एक न्यूट्रल रिपोर्टिंग है, कोई भी बटरिंग या फिर कुछ मकसद से ये वीडियो नहीं बनाया गया था। तो ये प्योरली इजरायली ऑडियंस के लिए बनाया गया था। तो ये वीडियो मैं देखूंगा आपके साथ और साथ ही बाद में जो है काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन का रिव्यू और एनालिसिस जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ वो करूँगा। तो वीडियो में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं जो आपको एंड में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया। यह अपनी तरह का पहला दौरा था और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने को चिन्हित था। मोदी को इजरायली डिसैलिनेशन में इंटरेस्ट था, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज और जाहिर सी बात है कि आधुनिक हथियारों। उसने कहा भारत आधिकारिक तौर पर इजराइल का राजनयिक सहयोगी नहीं है और कभी कभी अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी सहयोग करता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में। इसलिए हमें समझना चाहिए भारत और इजराइल के साझा हितों को। ल्यूमनट चैनल से मेरा नाम रामी है और इस वीडियो में हम उन हितों की समीक्षा करेंगे। चाइना का वित्तीय और औद्योगिक उदय उत्तर से भारत के प्रतियोगी बने, एक और अधिक गंभीर तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता के साथ उस प्रतियोगी ने वित्तीय पहलू की एक श्रृंखला की शुरुआत की नए सिल्क रोड के हिस्से के रूप में। उनमें से एक चीन पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो भारत के विरोधी को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत करता है। चीन पाकिस्तान के एक समझौते में चीन के साथ हथियारों की होड़ में भारत इजराइल से एडवांस ड्रोन खरीदता है और अमेरिकी इंटेल अंतरिक्ष में उपग्रहों को सक्रिय करता है और उससे एंटी मिसाइल बैटरीज और प्लेन्स खरीदता है और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है जरूरत पड़ने पर चीन से लड़ने के लिए। कश्मीर लद्दाख के क्षेत्रों में और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में, और साथ में साइबर फ्रंट और चीन द्वारा व्यापक साइबर हमले की संभावना। भारतीय बुनियादी ढांचे जैसे ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिसैलिनेशन प्लांट्स, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पोर्ट्स, और साथ ही तोड़फोड़ की धमकी। और भारत की अस्थिरता। भारत गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है और देश के कई हिस्सों में मरुस्थलीकरण, ग्रामीणों का शहरों में बड़े पैमाने पर आप्रवास और सामाजिक अस्थिरता का खतरा, अत्यधिक असमानता के संयोजन के कारण और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा। चौथी औद्योगिक क्रांति के बाद, और ये फैक्ट है कि भारत की जनशक्ति का 42% अभी भी कृषि से संबंधित है। इसलिए भारत को अपनी डिसैलिनेशन प्रणाली को विकसित करने के लिए सहायता की आवश्यकता है और अपनी कृषि को उन्नत करने के लिए। और यहीं पर भारत और इजराइल के बीच पहला सहयोग हुआ। भारत भी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, निवेश और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए तकनीकी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर हाईटेक आईटी सर्विस के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनने के उद्देश्य से। अंग्रेजी में ग्राहक सेवा, एक साइबर सेंटर और आखिरकार एआई में भी अस्थिरता के विकल्प के कारण साइबर रक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन या पाकिस्तान के पास यह क्षमता है कि हिंदी या अंग्रेजी में ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पोस्ट कर देश की जनसंख्या को सरकार के विरुद्ध करने के लिए इन दावों के आधार पर कि रोजगार प्रदान नहीं करते हैं, या जैसे पानी और भोजन, या फिर शहरों को प्रदूषित करने का दोष, कोयले के अत्यधिक उपयोग के कारण, ज्यादा बिजली की कीमतों व आदि से। मतलब कोई भी कारण सिर्फ सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के लिए। पानी और कृषि की समस्याओं का समाधान सिर्फ एक पहलू है और एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू साइबर रक्षा है इन अटैक और प्रोपेगेंडा के खिलाफ। अमेरिका के लिए भारत चीन के खिलाफ एक अहम सहयोगी है जो इसे दक्षिण से रोक सकता है और क्वाड का हिस्सा बन भारत जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर चीन को हिंद महासागर को नियंत्रित करने या मध्य एशिया में बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोक सकता है। जनवरी 2021 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने पोस्ट किया कि भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। इंडियन पैसिफिक स्पेस में 2016 में इसे एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में मान्यता दी गई थी और 2018 में अमेरिका से एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजीज खरीदने की अनुमति दी गई थी। तो 2008 और 2020 के बीच वार्षिक हथियारों की बिक्री केवल कुछ दसियों मिलियन अमेरिकी डॉलर से 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ी। बिक्री में लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के सबसे एडवांस हथियार भी शामिल थे। अमेरिका भारत की सहायता कर रहा है अपनी नौसैनिक क्षमताओं के निर्माण में और सेशल्स में, श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों देश भी सहयोग करते हैं अपने शांति सेनाओं को 23 अफ्रीकी देशों में भेजकर। इसके अतिरिक्त उनके पास संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण भी है, अधिकारी प्रशिक्षण और विशेष रूप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास और अमेरिका जापान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया भी यूएस चीन के खिलाफ एक प्रमुख सैन्य बल बनने में भारत की सहायता कर रहा है।
और वह सहायता साइबर के क्षेत्र में भी दिखाई देती है और महान उच्च तकनीक क्षमताओं का विकास। भारत भी इस प्रक्रिया में इसराइल की सहायता ले रहा है। वास्तव में भारत एक ऐसा लीडिंग हाईटेक सेंटर बन गया है कि 2019 तक इसके जीडीपी का 7.7% नेटवर्क सेवाओं और आईटी पर आधारित है। इसके 2025 तक 10% तक बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के रूप में ही उस क्षेत्र में निवेश करके, नियमों को कम करके और विदेशियों के लिए इसे आसान बनाकर, अन्य बातों के अलावा कंपनियों को बाजार में प्रवेश कराने के लिए 2020 में सॉफ्टवेयर मार्केट में 1,38,000 नए रोजगार थे और उस वर्ष भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात 67.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। यह निर्यात बढ़कर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने की उम्मीद है। 2025 में भारतीय डेटा बाजार के बढ़ने की उम्मीद है। 2020 में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 2030 में 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। इन नई हाईटेक क्षमताओं से भारत की आबादी को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जो कि अधिक शहरी होती जा रही है। संभावित चीनी साइबर हमलों के खिलाफ रक्षा प्रदान कर और इसे दक्षिणी एशिया में एक प्रमुख सैन्य केंद्र में बदल दें और शायद मध्य एशिया में भी। दक्षिण पूर्व एशिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका। भारत अपनी सैन्य गुणवत्ता और हथियारों के उत्पादन का विस्तार कर रहा है। वर्ष 2015 से 2019 तक, वर्ष 2010 की तुलना में 2014 तक भारतीय हथियारों के निर्यात में 426% की वृद्धि हुई। निर्यात मुख्य रूप से म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस को होता है। रूस, फ्रांस और इजराइल इसके मेन प्रोवाइडर्स हैं। वास्तव में इजराइल के हथियारों का 45% निर्यात भारत को होता है। भारत का मिलिट्री स्पेस, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स और निश्चित रूप से साइबर एबिलिटीज भी शामिल हैं, जिसमें इजराइल अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय हथियारों के बाजार में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसने कहा, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भारत का शहरीकरण, रोजगार के लिए कृषि की आवश्यकता में कमी, उच्च तकनीक और जीवन की गुणवत्ता का विस्तार, औसत भारतीय की क्रय शक्ति के सहित और निर्माण उद्योगों, इन सभी को ऊर्जा और ईंधन की आवश्यकता होती है और भारत अपने लिए ईंधन उपलब्ध नहीं करा सकता। 2018 तक भारत के 75% बिजली का उत्पादन कोयले पर आधारित है और यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है। सभी औद्योगिक देशों की तरह भारत कोयले का उपयोग कम करना चाहता है और गैस से उत्पन्न बिजली की ओर बढ़कर, लेकिन समस्या यह है कि इसके गैस रिजर्व्स केवल 1.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर हैं और इसके ऑयल रिजर्व्स 4.5 बिलियन बैरल्स हैं और वो कोई छोटी रिजर्व्स नहीं है एक औसत देश के आकार की तुलना में। लेकिन भारत के लिए ऐसे रिजर्व्स 1.4 अरब निवासियों वाला देश और 2050 तक कम से कम 1.7 अरब, यह काफी नहीं है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट के बावजूद भारत का तेल उत्पादन 2009 और 2019 के बीच समान रहा। इसकी तेल की खपत में काफी वृद्धि हुई और 2019 तक उस तेल का 57% पर्शियन गल्फ से आता है। प्रतिबंधों के बावजूद उस तेल का 2% ईरान से आता है। भारत ईरान के सहयोग से परमाणु समझौते का समर्थन करता रहा है, उस सप्लाई को बनाए रखने और शायद इसे बढ़ाने के लिए भी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए गैस एक इम्पोर्टेड कंपोनेंट है और भारत में इसका उपयोग बढ़ गया है। हालांकि इसकी खपत कम हो गई है, लेकिन किसी भी तरह से यह मुश्किल से 5% प्रदान करता है। भारत में बिजली के लिए वह गैस द्रव रूप में आती है। जैसे कि भारत उन देशों के बॉर्डर के साथ नहीं है जिनके पास बड़े गैस के भंडार हैं, और क्योंकि वर्षों से तुर्कमेनिस्तान के साथ उन्होंने अफगानिस्तान के रास्ते भारत में तापी पाइपलाइन बनाने के लिए संघर्ष किया, और क्योंकि ईरान प्रतिबंधों के अधीन है, उनके बीच एक गैस पाइपलाइन बनाने के लिए अमेरिका आपत्ति जताता है। इसलिए भारत इसे समुद्र के रास्ते तरल रूप में प्राप्त करता है। कतर इसका सबसे बड़ा प्रोवाइडर है। 41% की आपूर्ति इससे ही होती है। तरल गैस न केवल अधिक महंगी है, लेकिन इसको बड़ी मात्रा में प्राप्त करना भी कठिन है। एक उपयुक्त टर्मिनल नेटवर्क बनाने की आवश्यकता के लिए इसमें ईरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है, न केवल मध्य एशिया में व्यापार के मामले में और अफगानिस्तान के साथ उसका सहयोग, न केवल तेल के मामले में, बल्कि एक बड़ी गैस आपूर्ति की संभावना के धारक के रूप में, जिसके पास दुनिया में रूस के बाद सबसे बड़े गैस के रिजर्व्स हैं। 2017 में यह पोस्ट किया गया था कि एक संभावना है उनके बीच एक पानी के नीचे 1300 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, जो पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र को बाईपास कर भारत को गैस मुहैया कराएगा। इस पाइपलाइन के माध्यम से एक बीटीयू की कीमत एक्सपेक्टेड कॉस्ट $5 से $5.5 होगी, तरल गैस के साथ $7.5 की तुलना में, और भारत एक नए परमाणु समझौते के साथ समर्थन करना जारी रखता है। ऐसी पाइपलाइन का निर्माण तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन के साथ भारत की बिजली उत्पादन क्षमताओं का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करेगा और इसके उच्च तकनीक और सेवा क्षेत्र के विकास को और अन्य बातों के अलावा यह रोजगार के लिए कृषि की आवश्यकताओं को कम करेगा। इजराइल से हथियार आयात करने के बावजूद इसके और अमेरिका के साथ सहयोग करना और डिसैलिनेशन और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के आयात के बावजूद यह देशों के बीच व्यापार का विस्तार, गैस पर जोर देने के साथ भारत को ईंधन की सख्त जरूरत है
और पर्शियन गल्फ ऐसे ईंधनों का स्रोत है, और विशेष रूप से ईरान। इसराइल किसी भी तरह से भारत को उसकी वर्तमान गैस खपत प्रदान नहीं कर सकता है या किसी प्रमुख औद्योगिक देश का कोई उपभोग, भले ही वे अपने लिक्विड गैस के प्लांट का निर्माण करेगा। मिस्र और साइप्रस के सहयोग से वही बात अमेरिका के लिए भी। शेल क्रांति के बावजूद एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में ईरान बदल जाता है। अरब और मुस्लिम जनता की राय, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। यह ल्यूमिनेट चैनल द्वारा की गई समीक्षा थी इसराइल और भारत के साझा हितों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जैक्स अर्ग ने लिखा है कि ऑसम वीडियो, मैं ऐसे ही किसी वीडियो की वेट कर रहा था। उसके बाद इलियाहू अस्कनाजी ने लिखा है कि अच्छा है कि तुम्हें स्टेट डिपार्टमेंट में हायर नहीं किया, वरना हमें इतने अच्छे वीडियोस नहीं मिलते। चलो ये भी सही है, बट आई एम श्योर कि ऐसे लोग अगर स्टेट डिपार्टमेंट में होते भी तो भी कुछ अच्छा ही काम करते। उसके बाद सिल्वर ने लिखा है कि इजराइल लव्स इंडिया। तो मोशन ने लिखा है कि रेमी, आप हमारे लोगों के बीच जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद यारिन बचान ने लिखा है कि रेमी, आपको पॉलिटिक्स में ज़रूर जाना चाहिए, हमारे देश को आप जैसे नॉलेजेबल और अंडरस्टैंडिंग लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद एरियल ने लिखा है कि द इंडियंस लव अस। उसके बाद माओर यात्सकान ने लिखा है कि इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर और ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया में इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स हैं और इंडिया क्लीन और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा यकीन करते हैं, लेकिन वेस्ट और यूएसए के बहुत सारे गलत क्राइटेरिया के चलते इंडिया ने नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किया है और इसके चलते इंडिया को ज़्यादातर जो एनर्जी सोर्सेस है उसकी भरपाई करनी पड़ती है। लेकिन इंडिया ये चाहता नहीं है, और अगर जो कंडीशंस है वो फेयर हो तो इंडिया बहुत जल्दी ही बहुत सारे ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे इन्वेस्ट करेंगे और न्यूक्लियर रिएक्टर, इनफैक्ट रशिया के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के बहुत सारे एग्रीमेंट्स है भी। उसके बाद द एनार्ट ने लिखा है कि चाइना और इंडिया के बीच अगर अनबन होती है तो उसका फायदा मुस्लिम वर्ल्ड उठाएंगे। काश चाइना में इतनी बुद्धि होती कि वो आपके कमेंट को समझ पाते। द नेम ऑफ द गेम ने लिखा है कि बहुत बढ़िया रेमी, वेल डन। हमारे मीडिया में ऐसे सीरियस न्यूज़ छोड़ के फालतू में दूसरों की चुगली और गॉसिप पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैंने इजराइल और भारत के बीच इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से जाना है। जब भी इजराइल के बारे में कोई वीडियो यूट्यूब पे आता है तो मैंने नोटिस किया है कि भारतीय लोगों का रिएक्शन क्या होता है। उनके कमेंट से ही मुझे पता चला है कि भारतीय लोग इजराइल को कितना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा कमेंट किया है आपने, और जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि लोगों को अच्छी न्यूज़ जिससे नॉलेज मिलती है, अच्छी सीख मिलती है और बहुत सारे अलग अलग देशों के बारे में पता चलता है, ऐसे न्यूज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता। बल्कि जितनी भी बेकार की चीज़ है, बेकार के गॉसिप्स, इन 2% की सेलिब्रिटीज जो कि तरह तरह के नशे करते हैं, 100 लोगों के साथ अफेयर होता है इनका, और इन लोगों के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि इतने अच्छे न्यूज़ से। I mean, उनकी एक्टिंग या फिर स्किल्स के बारे में बात किया जाए, उनके काम के बारे में बात किया जाए, उनके काम के बारे में लोगों को जानने में इंटरेस्ट हो, तब भी मुझे समझ में आता है। लेकिन उनकी शादी कहाँ पे हो रहा है, उन्होंने क्या ड्रेस पहना है शादी में, उनके कितने अफेयर्स थे, वो जिम जाने से पहले क्या पहनते हैं, ऐसे वाहियात चीज़ों में लोग अपना टाइम वेस्ट कैसे कर लेते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। लोग ऐसे फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तभी बिग बॉस जैसे घटिया शोज भी हिट हो जाते हैं, और लोगों को इन फालतू चीजों से एडिक्ट कराने का एक बहुत बड़ा हाथ है इन बायस्ड और करप्ट न्यूज चैनल्स का। इवन जब मैं दूसरे देशों का न्यूज चैनल्स भी सर्च करता हूं तो BBC अफ्रीका, CNN फ्रांस, ऐसे सब चैनल्स आते हैं। किसी पर्टिकुलर देश का कल्चर, लोग और नैरेटिव सिर्फ वहां के लोकल न्यूज चैनल्स बेहतर दिखा सकते हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट्स पूरे न्यूज इंडस्ट्री को हाईजैक करके उनका एजेंडा सर्व करना चाहते हैं पूरे दुनिया में। इनकी कई एजेंडों में से एक एजेंडा का प्रूफ मैं अभी आपको देता हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करता हूं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है लड़के और लड़की को इक्वल ट्रीट करना, पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़का लड़की दोनों ही सेम है। दोनों जेंडर अलग अलग है, उनके स्ट्रेंथ्स अलग है और उनके वीकनेसेस अलग है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग है, और यही डिफरेंस सोसाइटी को बैलेंस करता है। लेकिन ये लेफ्ट विंग वोक मीडिया और ये वोक कल्चर हमेशा लड़कियों को ये बताते हैं कि लड़कियां ज्यादा पावरफुल है लड़कों से, सब चीज में आगे है लड़कियां। तो रिसेंटली सिर्फ 12 दिन पहले ये एक वीडियो आया था, और वीडियो में सिर्फ 12 दिनों में 6 मिलियन व्यूज मिले हैं इसको। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये वीडियो आप जरूर देखिए। ये वीडियो इन लिबरूज और वोक सोशल जस्टिस वॉरियर्स के मुंह पे एक जबरदस्त तमाचा है। इस वीडियो का एक सेगमेंट मैं आपको दिखाता हूं। She would ragdoll him as soon as she put her hands on him. Serena Williams is not beating a single man. There's not a guy in the country in the ATP top 100 that's not beating Serena soundly. Let's start with the elephant in the room. That's right. Why was it necessary? I think you're referring to the fact that I said she'd be about 700 in the world. Yeah. Right.
What do you think, Charlie? You're a tennis guy. You like to play tennis. I do. see you on the tennis court. Right. What do you think that Serena Williams would be ranked if she played in the men's I have game? no idea. Well, if you had a guess. Well, she seemed pretty strong to me. I mean, Very strong. The but- greatest female player ever. Okay, we can't. Nobody can prove this. Here's what. Would you like to apologize? No. But I'm waiting for what you would offer. the offer is this. Why don't you combine, just solve the problem? I'm sure the men would be all for this. The men and women play together. And then we don't have to guess. इस शख्स ने कहा था कि सेरेना विलियम्स जो है वो फीमेल लीग में टॉप टेनिस प्लेयर हो सकती है, लेकिन अगर लड़के लड़की मिक्स्ड खेले तो मेल लीग में जो टॉप 100 भी प्लेयर है या फिर टॉप 200 प्लेयर्स है उनको भी सेरेना विलियम्स हरा नहीं पाएगी, इवन द लोएस्ट वन। अब इससे इन वोक मीडिया को बहुत मिर्ची लगी थी और उन मीडिया एंकर्स ने जबरदस्ती उनको सॉरी बुलवाने की भी कोशिश की, लेकिन इस पे खुद सेरेना विलियम्स का क्या कहना था वो आप जरा सुन लीजिए। Actually, it's funny because Andy Murray, he was been joking about myself and him playing a match. And men's tennis and women's tennis are completely almost two separate sports. I'm like, if I were to play Andy Murray, I would lose 6-0, 6-0 in 5 to 6 minutes, maybe 10 minutes. Completely different sport. The men are a lot faster, and they serve harder, they hit hard. It's just a different game, and I love to play women's tennis. And I don't want to be embarrassed. I would not do the tour. I wouldn't do Billie Jean any justice. So Andy, stop it. Yeah. I'm not gonna let you kill me. तो सेरेना विलियम्स ने खुद कहा कि मेल जो टेनिस है वो कंप्लीटली एक अलग लीग पे आता है, वो एक अलग ही गेम है, बहुत फास्ट है और कभी भी एक फीमेल और मेल का कंपटीशन यहाँ पे नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि मैं मेल प्लेयर से कभी भी प्ले नहीं करना चाहती क्योंकि इससे मुझे एम्बैरेसमेंट होगी, क्योंकि वो लोग हमेशा ही जीतेंगे। तो सीरियसली ये बोल के तो सेरेना ने मेरा दिल ही जीत लिया। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सच वीमेन जो सच बोलने से नहीं डरती है और इन वोक कल्चर से ब्रेन वॉश नहीं हुई है। जिस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसको देख के काफी सारे लड़कियों को गुस्सा आ सकता है, बट मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वीडियो के एंड पे देखिए कि अपलोडर जो है जिन्होंने ये अपलोड किया वो किस मकसद से अपलोड किया वीडियो और उनका इस बारे में क्या कहना था। I made this video to demonstrate that men and women are not the same. We are equal, but we are not the same. 2 + 2 is 4. 3 + 1 can also equal 4, meaning we can be equal without being the same. Anytime in history when authoritarian groups try to take over, the first thing they take is your freedom of speech. Why? Because when you are not allowed to speak freely, you are not allowed to criticize their crazy ideas. उसने ये वीडियो लड़कियों को छोटा दिखाने के लिए नहीं अपलोड किया था, बस ये समझाना चाहते थे कि लड़की और लड़के को कुदरत ने डिफरेंटली बनाया है, उनका स्ट्रेंथ अलग है और उनका वीकनेसेस अलग है। और ये जो वोक मीडिया है जो लड़कों को एज अ कमजोर दिखाते हैं, दे एनकरेज गर्ल्स टू फील दैट बॉयज आर इन्फीरियर, और वो ऐसा एक फीलिंग देना चाहते हैं कि मतलब बॉयज को हटा के वो इस दुनिया पे राज कर सकते हैं। इनका असली मकसद है सोसाइटी को तोड़ना, सोसाइटी की धज्जियां उड़ा के सबके दिमाग में अपना नैरेटिव बैठाना और पूरे दुनिया को रूल करना। वो आपको रानी नहीं, वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। जबकि हम जैसे लोग सच में इस सोसाइटी को एक बैलेंस सोसाइटी बनाना चाहते हैं और सभी को इक्वल राइट्स मिले, यही ये हम जैसे लोग चाहते हैं। बट लोग क्या है, ऊपरी जो बनावट है, ऊपर जो कवर है, उसी को देख के जज करते हैं। इस वीडियो के बाद ही मेरे चैनल में जो नेक्स्ट वीडियो है वो इजरायली मीडिया रिएक्शन अबाउट हरनाज संधू विनिंग मिस यूनिवर्स, तो वो है। तो हर जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इंकरेजमेंट मिले और आगे बढ़े, यही तो हम चाहते हैं। तभी तो मैं हरनाज सिंधु का वीडियो जो है वो चैनल में दिखा रहा हूँ। लेकिन हमें इन खतरनाक एजेंडे वाले न्यूज चैनल्स को अवॉइड करना चाहिए जो कि बेसिक बायोलॉजी और कल्चरल वैल्यूज की धज्जियां उड़ा के अपना वोक कल्चर प्रमोट करना चाहते हैं। और ऐसे जो वीडियोस है ये लोग बहुत दिनों से इस पे काम कर रहे हैं कि एक सच में इक्वालिटी हो इस सोसाइटी में, लेकिन ये लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और मैंने खुद ये देखा है चेंजेस। क्योंकि जब ऐसे वीडियोस आज से 4-5 साल पहले अपलोड होता था तो 20-30 हज़ार मैक्सिमम व्यूज आते थे, लेकिन अब जो है फाइनली लोग रियलाइज किए हैं, लोग इतने तंग आ चुके हैं इस वोक कल्चर से कि अब जो है लोगों का नजरिया बदल रहा है और लोग फाइनली समझ रहे हैं कि ये जो वोक मीडिया है और ये वोक कल्चर ये कितना खतरनाक है, लड़के लड़की दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये रियलाइज करें और इन एजेंडे वाले लोगों को लात मार के दूर भगाए, तभी ये समाज ठीक से फंक्शन कर पाएगी और फैमिली वैल्यूज जो है वो बरकरार रहेंगे।